गुड आफ्टरनून बच्चों, आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून सर। गुड चलिए ठीक आफ्टरनून है बच्चों, सर। थोड़ी सी दिक्कत थी तो ये इश्यू था, अब रिजोल्व हो चुका है। क्लास शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने बर्नौली थ्योरम के बारे में पढ़ा था। और बर्नौली थ्योरम में बेसिकली क्या था? बर्नौली थ्योरम जो होती है हमारी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे बेस है कि किसी भी पाइप में किसी भी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो किसी भी गिवन मास की जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। किसी भी पाइप के अंदर किसी भी गिवन मास की जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेसिकली हमने तीन टाइप की एनर्जी की बात करी थी: काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। ठीक है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हमने इक्वेशन लिखी थी हाफ रो वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हमने लिखी थी रो जी एच। और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हमने इक्वेशन लिखी पी। ठीक है बच्चों। तो जैसे मान लीजिए एक ट्यूब है, इस ट्यूब के लिए ये पॉइंट वन हो गया, ये पॉइंट टू हो गया। पॉइंट वन ग्राउंड लेवल से एच वन हाइट पे है, पॉइंट टू ग्राउंड लेवल से एच टू हाइट पे है बच्चों। यहाँ पे एरिया ए वन, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड V1, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है। फर्दर पॉइंट टू पे एरिया A2, वेलोसिटी V2, डेंसिटी रो है। तो बच्चों अगर हम बात करें कि टोटल एनर्जीज या सम ऑफ ऑल एनर्जीज एट पॉइंट वन विल बी इक्वल टू P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H1 विल बी इक्वल टू P2 हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। और सिंपली इसे हमने लिख लिया P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। बच्चों यहाँ पे जो P है वो है P प्रेशर हेड, ये वेलोसिटी हेड और ये पोटेंशियल एनर्जी हेड। P प्रेशर हेड, ये काइनेटिक एनर्जी हेड और ये पोटेंशियल एनर्जी हेड भी इन्हें कहा जाता है। बच्चों इसी इक्वेशन को हमने एनर्जी पर यूनिट मास की फॉर्म में लिखा, एनर्जी पर यूनिट वेट की फॉर्म में भी लिखा। बच्चों एक क्वेश्चन हम करते हैं, देखो जिसमें क्या देखने को मिलेगा हमें। In a horizontal pipe, in a horizontal pipe, the flowing oil pressure falls. The flowing oil pressure, flowing oil pressure falls by 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इस रेंज से जो हमारा प्रेशर है वो फॉल्स हो जाता है 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से। प्रेशर किन्हीं दो पॉइंट के बीच इस पाइप में फॉल डाउन हो जाता है बच्चों। बिटवीन द टू पॉइंट्स, between two points separated by 1 meter, separated by 1 meter. Find the change in kinetic energy per unit mass of oil. Find the change in per unit mass of oil at these points. At these points, given that the density of oil is
800 kg पर मीटर क्यूब। चलिए देखिएगा बच्चों, पहले क्वेश्चन समझते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल पाइप, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप है। एक सेकंड बच्चों, हॉरिजॉन्टल पाइप है, ये 0.1 हमने अज्यूम कर लिया है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे 0.2 अज्यूम कर लिया है, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो v2 है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर P1 मान लेता हूँ, यहाँ पे प्रेशर P2 मान लेते हैं। चलिए बर्नौली इक्वेशन हम लगा देते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन के लिए बात करें बच्चों, तो जो प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी हेड है रो जी एच, क्या ये दोनों के लिए इक्वल हो जाएगा बच्चों? क्योंकि दोनों है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, 0.1 और 0.2 सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो प्रेशर एनर्जी हेड रो जी एच विल बी सेम बोथ पाइप, यस और नो? यस यस सर। विल बी सेम। चलिए तो उसको अवॉइड कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे प्रेशर P1 है, तो P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर विल बी इक्वल, चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं प्रेशर एनर्जी हेड को भी रो जी एच, 0.2 के लिए हम लगा देते हैं तो इट विल बी P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी एच। बच्चों अब क्या होगा, जैसे लिक्विड 1 से 2 पे गया तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो फॉल्स हो गया, और किससे फॉल हो गया? 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से। इस वैल्यू से जो प्रेशर है वो यहाँ पे डिक्रीज हो गया। मतलब ये बेसिकली किसकी वैल्यू दे दी हमें? ये वैल्यू हमें दे दी P1 माइनस P2 की, यस और नो? यस सर Yes. So the P1 minus P2 will be equals to half rho V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। बच्चों P1 माइनस P2 की वैल्यू है 8 इंटू 8 ही है सिंपली, 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। बच्चों हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है? हमें निकलनी है, कैलकुलेट करनी है चेंज इन पर यूनिट मास ऑफ ऑयल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। बच्चों अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी फ्लूइड के लिए, मान लीजिए m मास के फ्लूइड के लिए हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकालना है तो क्या ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास विल बी इक्वल्स टू हाफ v स्क्वायर के बराबर हो जाएगी बच्चों? यस सर यस सर। यस, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास विल बी काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास। तो हाफ v स्क्वायर के बराबर ये वैल्यू है जो हमें रिक्वायर्ड है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? अगर यहां से मैं डेंसिटी को इधर शिफ्ट कर देता हूं तो 8 अपॉन रो विल बी इक्वल्स टू हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। और ये हाफ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इट विल बी the change in it will be the change in kinetic energy per unit mass, change in kinetic energy per unit mass। और बच्चों इस गिवन क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन रो। यहाँ पे जो फ्लूइड है वो ऑयल है, तो ऑयल के लिए जो डेंसिटी होती है इट इज 800, सो इट विल बी 0.8
0.01 यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए यूनिट जूल और मास के लिए केजी। तो जो यूनिट होगी रिक्वायर्ड विल बी जूल पर केजी। ओके बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस, जूल पर केजी। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास बर्नौली थ्योरम के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक बार बच्चों ये जो इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन हमने किया था, water from a tap emerge vertically downward with an initial speed 3 meter per second. Cross sectional area of tap is 2. Assume that pressure is constant throughout the stream of water flow study. Find the cross sectional area of stream at 80 सेंटीमीटर below the tap. बच्चों यहाँ पे हमने कल डायरेक्ट इक्वेशन लगा दी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इज इट ओके? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम चाहे तो बर्नौली थ्योरम से भी कर सकते हैं। बर्नौली थ्योरम से करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, दो पॉइंट के बीच में बर्नौली थ्योरम लगा देते हैं। ये पॉइंट 1 अज्यूम कर लेता हूं, ये पॉइंट 2 अज्यूम कर लेता हूं बच्चों। पॉइंट 1 जो है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हेड क्या हो जाएगा, रो जी एच के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट 1 जो है वो इस लेवल से 80 सेंटीमीटर हाइट पे है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. यस। तो इसके लिए एक तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी हेड, और ये पोटेंशियल एनर्जी हेड कितना हो जाएगा बच्चों, रो जी और एच के बराबर। प्लस फर्दर मान लीजिए हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर वेलोसिटी v1 है तो काइनेटिक एनर्जी हेड विल बी हाफ रो v1 का स्क्वायर। प्रेशर की बात करें बच्चों, इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, तो P1 पे केवल और केवल P नोट प्रेशर होगा। तो ये तो हो गया पॉइंट 1 के लिए बर्नौली थ्योरम। फर्दर पॉइंट 2 के लिए अगर मैं लगाता हूं तो पॉइंट 2 ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड लेवल पे होता है, इस वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हेड होगा क्या वो जीरो हो जाएगा। पॉइंट 2 ग्राउंड लेवल पे है तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हेड जीरो। काइनेटिक एनर्जी हेड की बात करें तो इट विल बी हाफ रो v2 का स्क्वायर, प्लस प्रेशर हेड की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो इट विल बी पी नोट। ये पॉइंट 2 के लिए प्रेशर टोटल एनर्जी की इक्वेशन हमने लिख दी बच्चों। दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, पी नोट से पी नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा रो जी एच प्लस हाफ रो v1 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाफ रो v2 का स्क्वायर। बच्चों पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाइड कर देता हूं 2 बाई रो से, तो 2 बाई रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 2gh प्लस v1 का स्क्वायर, और ये मिल जाएगा v2 का स्क्वायर। और अगर हम इसे रीअरेंज करें तो वापस से वही इक्वेशन मिल जाएगी, v2 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस 2gh, जो कि हमें न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2gh। वही है बच्चों चीज। यस सर। Yes, sir. यस, जहां से हमने इसे सोल्व किया था। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब एक बार हम थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट में चलते हैं। हमने बात की थी कि जो प्रेशर होता है, एक तो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर करते हैं किससे, बैरोमीटर से। बैरोमीटर के लिए सिंपली हमने कहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंपली एक टाइप ऑफ बैरोमीटर हो गया। बैरोमीटर में हम क्या करते थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते थे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम सिंपली एक मर्क्यूरी टब लेते थे, और मर्क्यूरी टब में एक लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब को रख देते थे। इस ट्यूब में क्या होता था बच्चों, इस ट्यूब में प्रेशर रेज करता था। यहाँ पे सिंपली वैक्यूम होता है, तो अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमें देखा है तो किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। तो पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा वो बेसिकली एटमॉस्फेयर की वजह से होगा, और पॉइंट बी पे जो प्रेशर होगा वो इस मर्क्यूरी कॉलम की वजह से होगा। इन दोनों को इक्वेट कर देते थे, पी ए बराबर पी बी, और इस तरीके से हमारा मैनोमीटर वर्क करता है बच्चों। ठीक है, तो मैनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज
बच्चों आवाज आ रही है आपको मेरी? आयुष जी, sir. ठीक है Yes, sir. बेटा, ठीक है। चलिए, तो बैरोमीटर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने में यूज लेते हैं। मान लीजिए किसी वेसल के अंदर मुझे या किसी कंटेनर के अंदर प्रेशर मेजर करना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा क्या? उसके लिए यूज करूंगा मैं मैनोमीटर। तो बेसिकली हम यहाँ पे मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। ओपन ट्यूब मैनोमीटर क्या होता है? ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। देखो, इसको हम यूज करते हैं किसी भी वेसल के अंदर, किसी भी इनक्लोज्ड वेसल, किसी भी गैस वेसल के अंदर कोई गैस इनक्लोज है, तो वो कितने प्रेशर पे इनक्लोज है और वह प्रेशर हमें मेजर करना है, तो मैनोमीटर का हम यूज करेंगे बच्चों। बच्चों हमने बात की थी कि तीन टाइप के प्रेशर होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर एग्जर्ट कर रहा है। एक होता है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर, गेज प्रेशर वो प्रेशर हो जाता है, वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बिलो या अबो जो भी प्रेशर की वैल्यू है उसको बता देता है, क्योंकि उसके लिए रेफरेंस लेवल क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो टोटल प्रेशर होता है या एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, इट इज सम ऑफ गेज प्रेशर, इट इज सम ऑफ गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेसिकली जो मैनोमीटर होगा वो हमें क्या बताएगा? गेज प्रेशर बताता है बच्चों। देखिए किस तरीके से। मान लीजिए कि ये एक चेंबर है, ये एक वेसल है जिसमें कोई गैस फिल्ड है, और इस फील्ड गैस को मैं एक यूट्यूब के साथ कनेक्ट कर देता हूं बच्चों, ठीक है। इसको एक यूट्यूब के साथ कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया जाता है। चलिए, तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे यूट्यूब के साथ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे कोई गैस फील्ड है, उसका कोई ना कोई प्रेशर होगा बच्चों, किसी न किसी प्रेशर के साथ ये गैस इस चेम्बर के अंदर एनक्लोज्ड है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे एक लिक्विड को, कोई भी लिक्विड ले लेता हूं, मर्क्यूरी ले सकते हैं। मर्क्यूरी को इसके अंदर मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है बच्चों। अब मर्क्यूरी को अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो गैस है, ये गैस इस मर्क्यूरी पे एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी बच्चों, यस और नो? Yes, ये sir. जो गैस इस ट्यूब के अंदर या इस वेसल के अंदर क्लोज्ड है, जिसको हमने इसके थ्रू, इससे कनेक्ट कर दिया है यूट्यूब के थ्रू, तो ये गैस इस मर्क्यूरी पे एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। इधर से अगर हम बात करें दूसरी साइड से, तो यहाँ से एटमॉस्फेयर कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। और बच्चों इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अगर हम बात करें, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी कि मान लीजिए कि ये जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी यहाँ पे कुछ इस तरीके से बैलेंस है कि इस लेवल पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी, और इस लेवल के ऊपर मर्क्यूरी किसी एच हाइट तक रेज कर रही होगी। यहाँ पे मर्क्यूरी किसी एच हाइट तक रेज कर रही होगी। बच्चों हमने पढ़ा था कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर होता है वो सेम होता है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लाई करते हैं। इट मींस pressure at point A should be equals to pressure at point B. ओके बच्चों, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस। पॉइंट ए पे अगर बात करें बच्चों, तो पॉइंट ए पे एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो प्रेशर कौन एग्जर्ट कर रहा है? बेसिकली पॉइंट ए पे जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, वो केवल और केवल गैस प्रेशर एग्जर्ट करिए। तो पी ए, प्रेशर एट पॉइंट ए,
will be equals to pressure exerted by the gas. फर्दर पॉइंट बी पे बात करें तो पॉइंट बी पे प्रेशर कौन कौन एग्जर्ट करता है? एक तो पी नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, उसके अलावा मर्क्यूरी कॉलम या जो भी लिक्विड कॉलम मैंने यहाँ पे फिल कर रखा है वो भी इस पे एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, और वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा? रो जी एच के बराबर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा बच्चों। तो अगर हम बात करें कि गैस का प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा? द प्रेशर ऑफ गैस, या जिस प्रेशर से इस चेंबर में गैस फिल्ड है, द प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू पी नोट प्लस रो जी एच के बराबर हो जाएगी बच्चों। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो रो जी एच है, ये रो जी एच क्या हो जाएगा? ये रो जी एच हो जाएगा हमारा गेज प्रेशर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? गेज प्रेशर की एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर इस चेंबर में इंक्लूड है। और अगर हम बात करें टोटल पी नोट प्लस रोजी एच की, तो पी नोट प्लस रोजी एच जो होगा वो क्या हो जाएगा? क्या वो एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा बच्चों? यस और नो? Yes, sir. ठीक है ना, ये एब्सोल्यूट प्रेशर और ये गेज प्रेशर। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए, ओपन ट्यूब मैनोमीटर के लिए। A manometer tube contains a liquid of density a manometer tube a manometer tube contains a liquid of density contains a liquid of density 3 into 10 raised to power 3 kg per meter cube when connected to a vessel containing a gas. When connecting to a vessel containing a gas containing a gas, the liquid level in the other arm of tube is the liquid level in the other arm of tube rises by 10 centimeter. Tube rises by 10 centimeter when connected to another sample enclosed gas. When connected to another sample of gas, सेम मैनोमीटर को पहले फर्स्ट वेसल के लिए या फर्स्ट सैंपल के साथ कनेक्ट किया, तो जो दूसरा कॉलम है वहां पे जो लिक्विड है वो 10 सेंटीमीटर से रेज कर देता है, और जब सेकंड सैंपल से कनेक्ट करता है, द लिक्विड लेवल इन अदर आर्म द लिक्विड लेवल इन अदर आर्म इन अदर आर्म falls by 7 centimeter falls by 7 centimeter below the liquid level of first arm, below the liquid level
of first arm, which of the two sample exerts more pressure and by what amount? Which of the two sample exerts more pressure and by what amount? And by what amount? तो बच्चों क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि हमारे पास एक मैनोमीटर ट्यूब है जिसमें एक लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी 3 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। इस मैनोमीटर का यूज करते हैं हम दो अलग अलग कंटेनर के लिए जिसमें दो अलग अलग गैसें फिल्ड है, अलग अलग प्रेशर पे फिल्ड है। मान लीजिए ये सैंपल 1 हो गया, ठीक है। सैंपल 1 को मैं मैनोमीटर के साथ कनेक्ट कर देता हूं। चलिए, तो ये सैंपल 1 के लिए हो गया। सैंपल 2 के लिए अगर हम बात करें तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों। सैंपल 1 हो गया ये। सैंपल 1 के केस में जो लिक्विड लेवल है, जो लिक्विड लेवल है बच्चों, वो लिक्विड लेवल फर्स्ट आर्म से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, यहां तक है, ठीक है। फर्स्ट आर्म से लगभग 10 सेंटीमीटर ज्यादा हाइट पे हमारा लिक्विड लेवल है फर्स्ट सैंपल के लिए, 10 सेंटीमीटर फर्स्ट सैंपल। सेकंड सैंपल के लिए अगर हम बात करें तो जो सेकंड ट्यूब है, सेकंड ट्यूब में जो लिक्विड लेवल है वो फर्स्ट आर्म से 7 सेंटीमीटर बिलो है। मतलब अगर ये फर्स्ट आर्म में लेवल, लिक्विड लेवल यहाँ पे है, तो सेकंड में इससे 7 सेंटीमीटर बिलो है। कुछ इस तरीके से बच्चों, समझ में आई बात? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलिए, है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे इस गैस के लिए जो प्रेशर होगा वो P1 हो जाएगा और इस गैस के लिए यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो P2 हो जाएगा। बच्चों हमने पढ़ा है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। तो मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट है, तो P1 की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट केस में अगर हम बात करें तो P1 विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे रो जी 10 प्लस पी नोट। यस और नो बच्चों? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम 10 सेंटीमीटर है, डेंसिटी रो है, तो रो जी 10 प्लस पी नोट विल बी इक्वल टू P2। बच्चों P1, P2 के केस में अगर हम बात करें तो ये हमने ले लिया हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होना चाहिए। इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो केवल और केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यस और नो? इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो केवल केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। दैट मींस पी नोट विल बी इक्वल्स टू, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा एक तो इस लिक्विड कॉलम की वजह से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रो जी 7 के बराबर प्लस P2। यस और नो बच्चों, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. यस। बच्चों अब अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, P1 की वैल्यू ज्यादा होगी या P2 की वैल्यू ज्यादा होगी? P2 की वैल्यू अगर यहां से देखोगे तो P2 विल बी इक्वल टू P नोट माइनस रो जी 7 के बराबर हो जाएगी। और P1 की वैल्यू P नोट प्लस रो जी एच। जो बच्चों इसका मतलब ये है कि जो P1 है इट इज ग्रेटर देन P नोट
और जो P2 है इट इज लेस देन P0। यस और नो? Yes, sir. यस। चलिए ये तो हमें पता कर लिया है कि दोनों में से किस वेसल के अंदर प्रेशर ज्यादा है। तो फर्स्ट सैंपल के अंदर प्रेशर ज्यादा है। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है बाय व्हाट अमाउंट द प्रेशर इज ग्रेटर। तो प्रेशर डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इट विल बी P2 माइनस P1 एंड इट विल बी इक्वल्स टू रो जी 10 प्लस P0 माइनस P2। P2 की वैल्यू P0 माइनस रो जी 7। और बच्चों ये कितना हो जाएगा देखो, P0 से P0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इट विल बी रो जी 10 प्लस 7 एंड इट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? देखो बच्चों ये 7 और ये 10 जो है वो सेंटीमीटर में है। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 भी हम कर देंगे। तो रो की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू है 10 एंड इट विल बी 17 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ये 10 और 7 जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ से प्रेशर कितना आ जाएगा बच्चों? एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो से यहाँ पे कैंसिल, तो इट विल बी 5100। ओके बच्चों, जिसे हम लिख सकते हैं 5.1 kPa। ओके बच्चों? Yes, sir. दोनों Yes, sir. सैंपल्स के लिए प्रेशर डिफरेंस जो होगा वो 5.1 किलो पास्कल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा मैनोमीटर था और उसका फंक्शन था बच्चों, किस तरीके से हम उससे बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, है ना। चलिए वापस से चलते हैं हम हमारी बर्नौली इक्वेशन पे। बच्चों बर्नौली इक्वेशन के लिए हमने बात की थी किसी भी पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। अब बर्नौली थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस हम देखते हैं बच्चों, देखिएगा एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम। चलिए फर्स्ट है बच्चों वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। बच्चों आपने देखा होगा जनरली जो हमारे घर पे पानी की टंकी वगैरह रखी होती है और उसके नीचे अगर कोई होल कर दिया जाता है बॉटम के पास, तो बॉटम से एकदम से पानी निकल के आता है। यस और नो? Yes, sir. यस। बॉटम के एग्जैक्टली नीचे से एक पानी निकल के आता है, और जो फ्लूइड निकल के आता है या वाटर निकल के आता है उस फ्लूइड की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है। समटाइम्स आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर मान लीजिए टंकी में पानी ज्यादा है, अगर टंकी में पानी ज्यादा है तो वेलोसिटी जिससे पानी एग्जिट हो रहा है वो ज्यादा होती है। और अगर पानी कम होता जाता है, जैसे जैसे टंकी में पानी कम होता जाता है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स भी ई फ्लक्स या जिस स्पीड से वाटर आउट आ रहा है वो कम होता जाता है बच्चों, है ना। Yes, sir. यस। तो बच्चों वेलोसिटी क्या होती है, किन किन फैक्टर्स पे ये वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स डिपेंड करती है, हम चेक कर लेते हैं बाय यूजिंग बर्नौली थ्योरम। चलिए मान लीजिए यहाँ पे हम ज्यूम करते हैं कि ये क्लोज्ड कंटेनर है। ठीक है, ये क्लोज्ड कंटेनर है और इस क्लोज्ड कंटेनर में यहाँ पे एक लिक्विड फील्ड है बच्चों। क्लोज्ड कंटेनर में कोई लिक्विड फील्ड है। चलिए मान लीजिए इस कंटेनर के किसी एक फेस पे मैं कोई छोटा सा होल कर देता हूं बच्चों। यहाँ पे कोई होल मैंने कर दिया है और यहाँ से एक लिक्विड कम बाहर निकल रहा है। ठीक है जी। मान लेते हैं जो
होल किया है वो फ्री सरफेस से हमने किसी h हाइट पे किया है, जो होल हमने किया है वो फ्री सरफेस से h हाइट पे किया है, और किसी L हाइट तक इस टैंक में, क्लोज्ड टैंक में लिक्विड फिल्ड है बच्चों। ओके, चलिए मान लेते हैं इस पॉइंट को मैं पॉइंट 1 अज्यूम कर लेता हूं, इस पॉइंट को पॉइंट 2 अज्यूम कर लेता हूं। तो यहाँ पे जो एरिया होगा बच्चों, ये जो एरिया होगा ये A2 अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है, और यहाँ पे जो वाटर की वेलोसिटी होगी वो V2 अज्यूम कर लेता हूं। फर्दर यहाँ पे एरिया A1 अज्यूम कर लेते हैं और वेलोसिटी V1 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए Yes, sir. फर्दर प्रेशर को यहाँ पे पॉइंट 2 पे प्रेशर P2 अज्यूम कर लिया, पॉइंट 1 पे प्रेशर P1 अज्यूम कर लिया। ठीक है जी, चलिए अब हम लगा देते हैं बच्चों बर्नौली इक्वेशन एट पॉइंट 1 एंड एट पॉइंट 2। अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन एट पॉइंट 1 एंड 2 फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम। पॉइंट 1 के लिए अगर हम बात करें बच्चों, तो पॉइंट 1 पे जो प्रेशर हेड है वो P1 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हेड की बात करें तो हाफ रो V1 स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर पोटेंशियल एनर्जी हेड की बात करें बच्चों, तो पॉइंट 1 पे पोटेंशियल एनर्जी हेड कितना हो जाएगा, कोई लिक्विड का मास यहाँ पे है तो उसके लिए ग्राउंड से हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से यहाँ पे कोई मास अज्यूम किया है मैंने, तो उसके लिए हाइट कितनी हो जाएगी, क्या ये L माइनस एच 6. हाइट हो जाएगी। Yes, sir. यस, तो पोटेंशियल एनर्जी हेड क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हेड विल बी रो जी L माइनस एच। ठीक है, प्रेशर P1 हो गया, तो ये प्रेशर हेड, काइनेटिक एनर्जी हेड, पोटेंशियल एनर्जी हेड एट पॉइंट 1। फर्दर पॉइंट 2 पे हम चलते हैं, पॉइंट 2 पे जो प्रेशर है बच्चों वो P2 हो जाएगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हेड इट विल बी हाफ रो V2 का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हेड क्या हो जाएगा बच्चों पॉइंट 2 के लिए, Rho GL. रो जी L के बराबर हो जाएगी। वेरी गुड बच्चों, चलिए मान लेते हैं बच्चों अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे अगर हम ये बर्नौली इक्वेशन लगा ली हमने, मान लेते हैं हम कंटिन्यूटी इक्वेशन भी लगाते हैं, तो क्या होगा देखो, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है बच्चों, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताइए। A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, यस और नो। Yes, sir. यस, चलिए तो दोनों पॉइंट्स के लिए हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं बच्चों, तो इट विल बी A1 V1 विल बी इक्वल्स टू A2 V2। बच्चों पॉइंट 2 के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉइंट 2 के लिए वेलोसिटी हो जाएगी V2 विल बी इक्वल्स टू A1 V1 अपॉन A2। बच्चों अगर हम बात करें कि अगर A2 इज ग्रेटर ग्रेटर देन A1, A2 इज ग्रेटर देन A1, तो बच्चों क्या V2 की वैल्यू नियरली जीरो हो जाएगी, Yes, sir. समथिंग डिवाइड बाय वेरी लार्ज क्वांटिटी इट विल बी जीरो। ये इस तरीके से समझिए, मान लीजिए कोई एक लेक है और लेक के बॉटम से आपने एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा निकाल लिया, तो जो बॉटम की सरफेस पे लेक की सरफेस पे जो वाटर लेवल डिक्रीज होगा, क्या वो कंसिडरेबल होगा, बहुत माइनर सा होगा, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है बच्चों, तो V2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। चलिए अगर V2 की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे जीरो अज्यूम करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन रिड्यूस होके P1 प्लस हाफ रो
V1 का स्क्वायर प्लस रो GL माइनस रो GH विल बी इक्वल्स टू P2 प्लस रो GL। बच्चों फर्दर रो GL से रो GL कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, देखो हाफ रो V1 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू P2 माइनस P1 प्लस रो GH। हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। चलिए, तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स V1 है बच्चों, और V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो V1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 P2 माइनस P1 अपॉन रो प्लस 2GH। और यहां से बच्चों V1 विल बी इक्वल्स टू, यही हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स के लिए, इट विल बी 2 इंटू P2 माइनस P1 अपॉन रो प्लस 2GH का अंडर रूट। यही हो जाएगा बच्चों। बताइए भाई, Yes, sir. Yes, sir. है ना। वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स विल बी 2 P2 माइनस P1 अपॉन रो प्लस 2GH का अंडर रूट। बच्चों कभी कभी आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जैसे कैंपर वगैरह से हम पानी निकालते हैं, तो किसी टाइम बाद भले ही उसमें पानी होता है, फिर भी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, पानी निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे जो प्रेशर होता है, देखो आपने अज्यूम किया होगा या देखा भी होगा, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि मैंने कैंपर का जो कंटेनर का ढक्कन है वो बंद कर रखा है, तो जैसे जैसे यहाँ पे पानी नीचे की तरफ जाता जाएगा, बच्चों टाइट ढक्कन होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, तो यहाँ पे तो है कम प्रेशर, और यहाँ पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई P2 किसको एक्सपोज्ड है, एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है, और यहाँ पे प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा, तो क्या पानी निकलेगा बच्चों, नहीं निकल पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर आ गया, यहाँ पे हाई प्रेशर आ गया, जबकि जो फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे हो पाता है। यस और नो। फिर हम क्या करते हैं, उस कैंपर के ढक्कन को थोड़ा सा खोल देते हैं, तो उससे क्या होता है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है, तो किसकी वजह से, इस प्रेशर हेड की वजह से प्रेशर पानी रिलीज हो जाता है। नहीं तो पहले क्या होता था, प्रेशर कम होने की वजह से पानी निकलना बंद हो जाता था। ठीक है बच्चों, की है ये चीज एक्सपीरियंस आपने। Yes, sir. हाँ, पानी पी रखा है मतलब कैंपर से, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है बच्चों। बच्चों अब यहाँ पे हमारे पास कुछ केस बनते हैं। केस 1 क्या होगा, देखो केस 1, इफ वेसल इज ओपन टू एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। अगर ये, अभी हमने क्या केस लिया बच्चों, केस ये लिया है कि जो ये वेसल है हमारी ये क्लोज्ड है, तो यहाँ पे कुछ P2 प्रेशर है, यहाँ पे P1 प्रेशर है। अगर बच्चों हमारी जो वेसल है वो ओपन है, इफ वेसल इज ओपन, इफ वेसल इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, और बच्चों जब वेसल एटमॉस्फेयर से ओपन होगी, तो प्रेशर एट पॉइंट 1 एंड प्रेशर एट पॉइंट 2 विल बी इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और अगर P1 और P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएंगे बच्चों, तो जो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स है वो क्या रह जाएगी बच्चों, इट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2GH। क्योंकि P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा बच्चों, P नोट माइनस P नोट, ये पार्ट मेरा जीरो हो जाएगा, तो जो लिक्विड प्रेशर होगा वो 2GH के कारण होगा, और यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स होगी वो सिंपली अंडर रूट 2GH के बराबर हो जाएगी, जो हमारा रिलेशन किसके थ्रू भी आता है, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन से भी आता है। यस और नो। Yes, sir. यस, इस केस को हम बच्चे बोलते हैं टोरिसेलीज लो। क्या कहेंगे इस केस को, टोरिसेलीज लो, जहां पे ओपन वेसल्स होती है, और ओपन वेसल्स होगी
तो जो लिक्विड फ्लो की वेलोसिटी होगी वो सिंपली √2gh के बराबर हो जाएगी। ओके, टोरिसेल इज लो। बच्चों एक और केस बनता है यहाँ पे हमारे पास, केस सेकंड। अभी हमने क्या किया, ओपन वेसल्स के लिए प्रेशर P1 और P2 को इक्वेट कर दिया। मान लीजिए बच्चों जो P2 है, प्रेशर एट पॉइंट 2, इट इज ग्रेटर देन, इफ pressure at point 2 is greater than atmospheric pressure। बच्चों अगर मान लीजिए P2 की वैल्यू PA के कंपैरिजन, देखो जहां पे भी हमने इसको ओपन किया हुआ है वो तो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला पार्ट तो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है, ओपन हो चाहे क्लोज वेसल हो। बट क्लोज वेसल के केस में P2 जरूरी नहीं है, क्लोज वेसल के केस में P2 जरूरी नहीं है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो सकता है P2 की वैल्यू P1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, और इतनी ज्यादा हो कि अगर मान लीजिए कि ये जो फैक्टर है हमारा 2gh, अगर 2gh फैक्टर को इग्नोर कर दिया जाए तो सिंपली हमारी जो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स है वो क्या बच जाएगी, इफ P2 इज ग्रेटर देन PA एंड इग्नोरिंग 2gh भी मान लीजिए कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, तो बच्चों हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स क्या आ जाएगी, विल इट बी 2p2 अपॉन रो का अंडर रूट, यही हो जाएगी बच्चों 2p2 अपॉन रो। यस और नो? Yes, sir. यस। चलिए, और ये जो वेलोसिटी हमें मिलती है बेसिकली ये मिलती है रॉकेट प्रोपल्शन के टाइम। जैसे रॉकेट प्रोपल्शन होता है तो वहां पे जो गैसेज वगैरह ई फ्लक्स होती है वो लगभग इसी प्रेशर से या इसी वेलोसिटी से ई फ्लक्स होंगी बच्चों। ठीक है, Yes, sir. रॉकेट को, रॉकेट प्रोपल्शन में जो गैसेज रिलीज होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिलीज होती है और उनके किसी हाई प्रेशर के साथ रिलीज करवाया जाता है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हमें वहां पे, या बर्नौली थ्योरम जो है रॉकेट प्रोपल्शन में भी वर्क करेगी बच्चों। ओके, Yes, sir. Yes, sir. यस। चलिए, मान लीजिए बच्चों अब अगर हम बात करें कि यहां से किसी v1 वेलोसिटी से, यहां से किसी v1 वेलोसिटी से कोई फ्लूइड हॉरिजॉन्टली इमर्ज आउट हो रहा है, यहाँ पे v1 वेलोसिटी से कोई फ्लूइड इमर्ज आउट हो रहा है, तो इसको ग्राउंड पे आने में कुछ ना कुछ टाइम लगने वाला है। बताइए बच्चों, इसको ग्राउंड तक Yes, आने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? इसको ग्राउंड तक आने में ये L-h डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। इनिशियली वाई डायरेक्शन में क्या लिक्विड की कोई वेलोसिटी है बच्चों? नो, No, sir. वाई डायरेक्शन में इनिशियली लिक्विड की कोई वेलोसिटी नहीं है। देन द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द ग्राउंड विल बी L-h विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, और बच्चों यहां से टाइम आ जाएगा, टाइम t विल बी इक्वल्स टू 2L-h अपॉन g का अंडर रूट। इतना टाइम वाटर को ग्राउंड तक आने में लगेगा, और जब वाटर इस टाइम में ग्राउंड तक आएगा तो क्या ये कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर भी कवर कर लेगा बच्चों? Yes, sir. यस। क्या हो जाएगी बच्चों आर की वैल्यू, हॉरिजॉन्टल रेंज, द आर विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स इनटू टी के बराबर हो जाएगी। ओके, yes, sir. यस। तो आर विल बी इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए ये ओपन कंटेनर है तो फॉर ओपन कंटेनर R will be equals to under root of 2gh multiplied by under root of 2L minus h अपॉन g के बराबर हो जाएगा बच्चों। चलिए, समझ में आई बात? वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स के लिए एक क्वेश्चन कर ले। Yes, sir.
यस, लो देखिए भाई जल्दी से एक क्वेश्चन। A cylindrical container of large area has a small hole at the of cross section A equals to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेम कंडीशन है। लार्ज सरफेस एरिया का एक ओपन वेसल है जिसके बॉटम के पास एक होल है। सेम यही केस ले लिया जाए। ये ओपन वेसल हो गया। जो एरिया है इसका बहुत बड़ा है बच्चों कंपैरेटिवली। ये जो हमने होल बना रखा है, ये होल का एरिया ए है, इट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर हमें दिया हुआ है बच्चों, जो होल है इट इज एट ए डेप्थ 10 सेंटीमीटर बिलो द वाटर सरफेस। ये है जो होल है, ये फ्री वाटर सरफेस से 10 सेंटीमीटर बिलो है। वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट हमें ज्ञात करनी है बच्चों वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। सेकंड हमें ज्ञात करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो टोटल कंटेनर की हाइट है ये 15 सेंटीमीटर दे रखी है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना है। थर्ड हमें निकालना है रेंज। फोर्थ रेट ऑफ फ्लो। सिंस बच्चों जो वेसल है हमारी ये एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है, मतलब ओपन वेसल है, तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स क्या हो जाएगी बच्चों? वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स इज √2gh के बराबर होता है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स विल बी 2 इंटू 10 इंटू 10, और ये हो जाएगी बच्चों 10√2 या 14.1 मीटर पर सेकंड के बराबर। ओके, चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए बच्चों। अब सिंपली मैकेनिक्स के क्वेश्चन आ गए हैं हमारे पास। ये टाइम ऑफ फ्लाइट, लाइट बोल दिया मैंने, फ्लाइट आएगा। ये वाटर को ग्राउंड तक आने के लिए 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, और 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो टी के लिए क्या फॉर्मूला लिखा था बच्चों हमने? टी इज इक्वल टू So अंडर 1 रूट second. 1 सेकेंड आ जाएगा बच्चों, 2 × 5 डिवाइडेड बाई जी, और ये आ जाएगा 1 सेकेंड। बच्चों रेंज क्या हो जाएगी? थर्ड 14.1 meter. 14.1 मीटर। इट इज velocity of e flux into time, तो रेंज विल बी 14.1 मीटर। बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन है वो है रेट ऑफ फ्लो, कि लिक्विड इस होल से जो फ्लो हो रहा है उसकी रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगी। बच्चों रेट ऑफ फ्लो Q इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। एरिया हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, इट मींस 1 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। वेलोसिटी है 14.1। Yes or no? So it Yes, will sir. be 1.41 into 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। इस रेट से या इस वॉल्यूम फ्लो रेट है ये हमारे लिए। ठीक है बच्चों, चलिए इसका एक और एप्लीकेशन बनता है वेंचुरी मीटर, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे बच्चों। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू बच्चों, थैंक यू।